नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका आपके इस YouTube चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 से 2 दिन बाद आपसे मुलाकात होगी, उसी पहल में मैं ग्राफ और तालिका को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। एक वीडियो मैंने ग्राफ और तालिका का डाला है। अब मैं ग्राफ और तालिका जो मैंने आपको बताया था, ग्राफ और तालिका में ग्राफ से आपका 2 क्वेश्चन पूछेगा और तालिका से 2 क्वेश्चन पूछेगा। दोनों क्वेश्चन ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये वृत्तारेख है। ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बेस है। इसको पढ़ने के बाद आपका ग्राफ पढ़ाऊँगा, फिर आपकी तालिका पढ़ाऊँगा। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं सभी को करवाऊँगा और मात्र 4 से 5 दिन में आपको सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। सभी आपका यूपी पेट का जितना सिलेबस है, जो आपका ग्राफ और तालिका है, वो पूरी वीडियो आपको 4 से 5 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। देखिए, उसी कड़ी में आपको वृत्तारेख बताता हूँ। वृत्तारेख में जो क्वेश्चन देता है बस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, और जो मेरा पहला वीडियो है उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वही आपका इसमें फ़ायदा देगा कि कैसे करनी है, हमें क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृत्तारेख है। ये पूछेगा नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी है इसको जानना कि होता क्या है। पूछता है एसएससी के एग्ज़ाम में, पूछता है बैंकिंग के, पूछता है, लेकिन यूपी पेट में आपका सिलेबस में ये नहीं है। लेकिन जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि यही बेस है। इसी को पढ़ के आप ग्राफ और तालिका भी बहुत आसानी से लगाएंगे। बस देखते चलिए कैसे कैसे हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह पाई चार्ट 2017 के लिए विनिर्माण कंपनी के व्यय का विभाजन प्रदर्शित करता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये 2018 या 17 में पूछा हुआ सीजीएल का क्वेश्चन है। 2017 है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। तो इसने बोला कि भाई ये जो वृत्त आपका बना हुआ है, वृत्तारेख है, ये एक विनिर्माण कंपनी के व्यय का विभाजन है। मतलब कंपनी आपकी खड़ी हुई है, उसमें क्या क्या खर्च हुआ है। व्यय मतलब खर्च है, क्या क्या खर्च है उसी के बारे में इसने बताया है कि उस कंपनी का खर्च क्या क्या है। जैसे कंपनी का कच्चा माल पे कितना खर्च कर रहा है, 350 खर्च कर रहा है। आपका कर उसका कितना जा रहा है, 150 जा रहा है। रख रखाव में उसका खर्च कितना है। अभी ये दिखने में थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये रख रखाव लिखा हुआ है। अगली बार ब्लैक से लिखवाऊंगा पूरा। रख रखाव आपका 250 है, प्रचालन आपका 350 है, किराया आपका 50 है, विद्युत पे खर्च आपका 200 है और श्रम पे खर्च आपका 450 है। तो पहले जब क्वेश्चन आप करिएगा, कोई भी क्वेश्चन करिएगा, तो टोटल सबको जोड़ लीजिएगा। करना क्या है, क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करनी है, टोटल हमें सबको जोड़ लेना है कि खर्च हो कितना रहा है, व्यय उसका हो कितना रहा है। तो आप जोड़ेंगे कच्चा माल, कर, रख रखाव, प्रचालन और किराया, विद्युत और श्रम, सबको जोड़ के आप चेक करेंगे। पहला काम यही करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने के बाद क्वेश्चन को करेंगे कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। क्वेश्चन देखिए आगे दिया होगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल पूछता है। यूपी टेट में बहुत सिंपल पूछेगा आपका, नॉर्मल बस पढ़ते जाइए। देखिए ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूसरा सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया जाता है। पहला काम तो आपको करना है कि सबको जोड़ लीजिए कितना खर्च हो रहा है। तो सबको जोड़ के लिख लीजिएगा 300, 400, 2 6, 3 9, 9 और 2 11, 11 4 15, 1 16, 1 17, ये 350 है ना, हो 17 1 18, 1800 रुपया उसका खर्च आ रहा है। उसका खर्च कितना आ रहा है, 1800 रुपया। अट्ठारह सौ उसने खर्च किया है। 1800 उसने खर्च किया है। सबको जब आप मिलाएंगे तो 1800 उसका खर्च आ रहा है, व्यय आ रहा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। दूसरा सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया जाता है। तो आपको चेक करना है कि सबसे ज़्यादा खर्च, एक तो पहला क्वेश्चन होता है कि सबसे ज़्यादा खर्च किस पे मद पे किया जा रहा है। तो आप देखते हैं सबसे ज़्यादा खर्च किस पे कर रहा है, 450, श्रम पे। श्रम पे सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि दूसरा सबसे ज़्यादा खर्च किस मद पर किया जा रहा है। तो 450 से कम क्या है आपका, 350। देखिए इसमें भी है और 350 इसमें भी है। तो दोनों आपका आंसर होगा या तो प्रचालन पे या तो कच्चा माल पे। तो पहले वाला क्वेश्चन का उत्तर होगा प्रचालन
या कच्चा माल? प्रचालन, ऑप्शन आपको दिया रहेगा कच्चा माल, दोनों 350 खर्च कर रहा है कच्चा माल, दोनों में 350 आपका खर्च कर रहा है, प्रचालन में भी 350 खर्च कर रहा है, कच्चा माल पे भी खर्च कर रहा है 350। तो ऑप्शन में ऑप्शन के हिसाब से होगा, या तो ऑप्शन लिखा होगा प्रचालन तब कच्चा माल नहीं दिया होगा, या तो कच्चा माल देगा प्रचालन नहीं दिया होगा, या तो दोनों दिया होगा प्रचालन या कच्चा माल। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुल व्यय लाख रुपए में क्या होगा? ये सब लाख रुपए में दिया हुआ है कि इतने लाख का आपका है, इसमें लाख रुपए सबको जोड़ेंगे तो कुल व्यय आपका 18 लाख आंसर हो जाएगा। 18 लाख, ये बहुत सिंपल है, आपको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 18 लाख आपका आंसर हो जाएगा, 18 लाख। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो पूछ रहा है 2 क्वेश्चन उसका कोई मतलब नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा है तो जानकारी रहनी चाहिए। देखिए आगे क्वेश्चन दिया है, कर का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण का डिग्री मान। ये बढ़िया क्वेश्चन है। डिग्री मान, परसेंटेज, डिग्री, अनुपात, समानुपात और औसत, ये सब मैंने बता दिया है पहले ही, डिग्री के बारे में नहीं बताया था। डिग्री समझिएगा, जो ये वृत्त बनाया है, ये जो वृत्त बनाया है, मैं बोलूँ कि सबको मिलाकर 1800 है, सबको मिलाकर उसका खर्च 1800 है, और मैं बोलूँ कि सब मिलाकर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो आप कहोगे पूरा एक वृत्त बन जा रहा है। सब मिलाकर 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं। उसने कोण पूछा है कि कर का प्रतिनिधित्व करने वाले का कोण कितना होगा, तो कर का प्रतिनिधित्व, इसका मान पूछा है कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब यही है कि कितने डिग्री का कोण बना रहा है। कर का डिग्री बताना है कि कितने डिग्री का कर कोण बना रहा है। तो ये बताइए कि सभी जो है मिलाकर 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और सभी मिलाकर 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और सभी मिलाकर कितना खर्च कर रहे हैं? आप कहोगे 1800। खर्च कितना कर रहे हैं? आप कहोगे 1800। भाई जब खर्च कर रहे हैं 1800, ध्यान से देखिएगा, जब खर्च कर रहे हैं वो 1800 और मिला के कोण कितना बना रहे हैं? आप कहोगे 360 डिग्री। मिला के कोण कितना बना रहे हैं? 360 डिग्री। मतलब क्या है कि 1800 जो खर्च कर रहे हैं ये किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जो 1800 खर्च कर रहे हैं ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मैं बोलूँ कि 150 का मान पूछा है, 150 का मान पूछा है, 1800 का मान 360 डिग्री है। आप बस आम पे लेके जाइए, मैं आम पे बता रहा हूँ। 1800 आम का दाम 360 रुपया है, रुपया मान लीजिए इसे। 1800 आम का दाम 360 रुपया है, तो 150 आम का दाम कितना रुपया होगा? कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे भाई 1800 आम का दाम 360 रुपया है, तो 150 आम का दाम निकालने के लिए पहले एक आम का दाम अगर हमें पता चल जाए, एक आम का दाम, तो हम 150 आम का दाम निकाल लेंगे। अब एक आम का दाम कैसे निकालेंगे? मैं बोलूँ, एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ अपने से कि 3 टॉफ़ी, अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हैं, 3 टॉफ़ी आपको 6 रुपये में मिल रही है, 3 टॉफ़ी 6 रुपये में मिल रही है, तो 2 टॉफ़ी क्या रुपये में मिलेगी? तो कैसे निकालेंगे? आप कहोगे भाई 3 टॉफ़ी 6 रुपये में मिल रहा है, तो पहले अगर हमें एक टॉफ़ी का दाम पता चल जाए कि एक टॉफ़ी कितने रुपए में मिलेगी, तो हम 2 टॉफ़ी का मान लगा लेंगे। भाई एक टॉफ़ी का दाम कैसे निकलेगा? 3 टॉफ़ी 6 रुपया में, 3 टॉफ़ी जो आपका मिल रहा है वो 6 रुपया में मिल रहा है, 3 टॉफ़ी 6 रुपया में मिल रहा है, एक टॉफ़ी क्या रुपया मिलेगा? तो आप कहोगे 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, 2 3 6 रुपया। लेकिन वो 2 रुपया आया कहाँ से? 3 टॉफ़ी 6 रुपया में, तो एक टॉफ़ी भागे 3 कर देंगे, क्योंकि इधर अगर 3 का भाग कर रहे हैं तो इधर भी 3 का भाग करेंगे। इधर आप 3 का भाग कर रहे हैं तभी तो एक आया, तो इधर भी 3 का भाग करेंगे, तो क्या आ जाएगा? एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपया, एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपया, तो 2 टॉफ़ी का दाम, तो भाई 2 का इधर गुणा करोगे तो 2 का इधर भी गुणा करोगे, तो 2 टॉफ़ी का दाम 4 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसको लगाना है कि 1800 व्यय 1800 कर रहा है, लेकिन 1800 में कितना डिग्री बना रहा है? 360 डिग्री बना रहा है, तो 150 खर्च करने में कितना डिग्री बनाएगा? वही इसका क्वेश्चन का पूछने का मतलब है। तो 150 का मान कैसे निकलेगा? अगर हमें 1800 का मान निकला है,
1800 का मान 360 डिग्री है, तो 150 का मान कैसे निकालेंगे? पहले 1 का मान निकालेंगे। 1800 का मान आपका 360 डिग्री है, तो 150 का मान कैसे निकालेंगे? पहले हम 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान निकल कर क्या आएगा? 360 बटा 1800। भाई 1800 का इधर भाग दिए हैं, 1800 का इधर भाग दिए हैं, तब एक आया है। तो उसी तरीके से 360 में भी 1800 का भाग देंगे। 1800 का यहाँ भाग दिए हैं तो एक आया है। उसी तरीके से जब इधर भाग दे रहे हैं, दोनों को बराबर करना है ना, दोनों बराबर है। जब 1800 का इधर भाग दोगे तो 1800 का इधर भी भाग दोगे, तो 360 में 1800 का भाग दोगे तो आपका 1 का मान निकल जाएगा। जब 1 का मान 1800 है, काटने के लिए आप काट भी सकते हैं, नहीं काटना होगा तो मत भी काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 150 का मान निकलेगा, सब कट जाएगा। देखिए काटेंगे तो काट लीजिए। 18 दूनी 36, 18 कम 18, तो ये क्या आया? 1/5, 1/5 आ जाएगा। 18 कम 18, 18 दूनी 36, फिर 2 1 कम 2, 2 5 10, 1/5 आ जाएगा। 1 का मान 1/5। बात ध्यान समझिएगा, 1800 आम का दाम 360 है, तो 150 आम का दाम कैसे निकालोगे? आप कहोगे 1 आम का दाम निकालो। 1 आम का दाम 1/5 आ गया, तो 150 आम का दाम 150 पूछा है ना। कर का मान पूछा है, कर का केंद्रीय कोण का मान पूछा है, तो कर 150 है, तो 150 का मान कैसे है? 150 का इधर गुणा करोगे तो 150 का इधर भी गुणा करोगे 1/5 में। 1/5 गुणे 150, तो क्या मान आ जाएगा? केंद्रीय कोण 5×3=15, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा कि 30 डिग्री केंद्रीय कोण का मान, कर के केंद्रीय कोण का मान 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। इसमें सला ब्लैक 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि श्रम और कच्चे पर माल पर किया जाने वाला व्यय, कुल व्यय का। अब देखिए मैंने परसेंटेज कल ही पढ़ाया है, परसों पढ़ाया, जो भी पहली क्लास थी उसमें ये चीज़ बता दिया था आपको कि लगेगा कैसे। देखिएगा, श्रम और कच्चे माल पर किया जाने वाला व्यय, तो आप कहोगे श्रम और कच्चा माल दोनों को जोड़िए, तो आप कहोगे श्रम पे 450 है, कच्चे माल पर कितना है? 350 है। श्रम पर 450 है, कच्चे माल पर 350 है, दोनों को मिलाकर बोला है, तो दोनों को मिलाओगे तो 800 हो जाएगा। तो 800 मैं लिख दे रहा हूं, दोनों को मिलाओगे तो 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब उसने बोला है कि कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? कुल व्यय हमने पहले ही निकाला है, कुल व्यय कितना है? 1800। कुल व्यय कितना है? 1800। वो बोला है जो ये 800 है, 1800 का कितना परसेंट है? अगर कम बोलता तो घटा के लिखते, लेकिन उसने बोला है 800, 1800 का कितना परसेंट है। मैं पहले वीडियो में सब बढ़िया से बता चुका हूं डिटेल में कि 800 1800 का कितना परसेंट, तो 800 किसका? 1800 का बटा 1800, और कितना प्रतिशत है? तो गुणे 100% से आप गुणा कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा 800 1800 का कितना परसेंट है, भाग गुणा कर लोगे आप इसका, 0 से 0 कट गया, 2 9 18, 2 चौको 8, तो आंसर आ जाएगा 400 बटा 9%। काटोगे आप इसको तो आंसर क्या निकल कर आएगा? 9 चौको 36, 4 बचा, फिर 9 चौको 36, फिर 4 बचा, बटा 9% है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा कच्चा माल या प्रशासन, और दूसरे का आंसर हो जाएगा 18 लाख, तीसरे का 30 डिग्री, और इसका आंसर हो जाएगा 44 सही 4/9 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा 44 सही 4/9 डिग्री। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़िएगा। यह पाई चार्ट एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाता है जिसमें लोगों को उनके पसंदीदा लेखक के बारे में पूछा गया है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब क्या है इसका कि ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणाम है जिसमें ये लेखक हैं, उसके कौन से लेखक हैं? ए को कितने लोग पसंद करते हैं? 300, बी को 500, सी को 150, डी को 400, ई को 350, एफ को 100 और जी को 450 लोग पसंद करते हैं। ये सर्वेक्षण किया गया है कि ये जो ABCDEFG है,
ये सब क्या है, आपके लेखक हैं। और लेखकों को कितने कितने लोग पसंद करते हैं? ए को 300, बी को 500, सी को 150, डी को 400, ई को 350, एफ को 100 और इसको 450 लड़के पसंद करते हैं। 450 लोग पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यही भाषा था इसका। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। ये आपका पसंद करने वाले लेखकों की संख्या हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, किए गए सर्वेक्षण में अधिकांश लोगों का पसंदीदा लेखक कौन सा है? मतलब जो आपका सर्वेक्षण हुआ है, जो आपका सर्वेक्षण हुआ है उसमें पूछा, भी सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आपका सर्वेक्षण पूछा है, जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा लेखक कौन सा है? मतलब भाई जिसको सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते होंगे, सबसे ज़्यादा लोग जिसको लाइक करते होंगे वही सबसे ज़्यादा पसंदीदा लेखक होगा। तो सबसे ज़्यादा किसको लाइक करते हैं लोग? 500 वाले को, बी को, 500 वाले को। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी। बी आपका आंसर हो जाएगा। पहले का आपका क्या आंसर हो जाएगा? बी। आंसर इधर लिख दे रहा हूँ। पहले का आंसर हो जाएगा आपका बी। बी वाले लेखक को सभी लोग, सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उसको 500 लोग पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा किसी कोई पसंद नहीं करता है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी में है। सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया देने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है? सर्वेक्षण में प्रतिक्रिया देने वाले लोगों की संख्या कितनी? सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कुल कितने लोग सर्वेक्षण भाग लिए हैं, कैसे पता चलेगा? आप कहोगे सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 3 8 4 12 1 13 13 3 16 16 4 20 1 21 21 1 22 और 2250 2250 लोग सर्वेक्षण में भाग लिए हैं। आपका आंसर हो जाएगा 2250 लोग सर्वेक्षण में भाग लिए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का, ठीक है। तीसरा देखिए, जिनके पसंदीदा लेखक डी हैं उन लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय कोण का माप क्या होगा? जिनके पसंदीदा लेखक बी है। अब पिछला वाला क्वेश्चन जो था केंद्रीय कोण का मान कैसे निकालेंगे? भाई ये पूरे मिलाकर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? आप कहोगे 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कितने लोग 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं? तो आप कहोगे 2250 लोग। 2250 लोग 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो कितने डिग्री का मान पूछा है? डी का मान पूछा है। डी का मान पूछा है। डी कितने हैं? डी आपके 400 है। 2250 लोग सर्वेक्षण में भाग लिए हैं। ये मिलकर कितने डिग्री का मान कितना डिग्री कोण बना रहे हैं? 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो उसने पूछा है डी का केंद्रीय कोण मान बताइए। डी कितने डिग्री का कोण बनाएगा? मतलब 400 का मान पूछा है। 2250 का मान, 2250 आम का दाम 360 रुपया। तो 400 आम का दाम कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे 2250, पहले एक आम का दाम निकालिए, 400 से गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने वही किया। 2250 का मान 360 है, तो एक का मान, भाई 2250 से इधर भाग दोगे तो 2250 का इधर भी भाग दोगे, 360 बटा 2250, ये एक का मान निकल गया। अब 150, 400 का मान पूछा है। 400 से जब आप इधर गुणा करोगे तो 400 से इधर भी गुणा करोगे, 400 से इधर भी गुणा करोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। काट के आंसर क्या आएगा? काटेंगे इसको 25, भाई 25 दहा में 250 होता है, तो ये 25 नवा 225 हो जाएगा। इसको काटोगे 25 चौको 100 होता है, 25 दहा में 250 होता है, तो ये कितनी बार जाएगा? 25 से कम 25 और 25 15 बचेगा, 25 छक्का 150, 16 बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा। भाई ये 16 आ गया, 9 से काटोगे 9 चौको 36, तो 16 चौको 64, 64 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 64 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 64 डिग्री। 64 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। काटेंगे 25 नवा 225, 25 से कम 25, 200 कितने डिग्री का? 64 डिग्री का आपका कोण बनेगा। देखिए, जिनके पसंदीदा लेखक डी हैं उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। उन लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं बोलूँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 250, ये पूरे टोटल कितने हैं? 250 है। 250 लोग 360 डिग्री बनाते हैं, तो 400 लोग कितनी डिग्री बनाएंगे, कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे पहले एक का मान निकाल लीजिए, 360। एक का मान कैसे निकलेगा?
इधर 2250 से भाग दे रहे हो तो इधर भी 2250 का भाग दे दोगे। एक का मान 360 बटा 2250 आ गया, तो 150 400 का मान कैसे निकलेगा? तो 400 से गुणा कर लीजिए। 400 से इधर गुणा कर रहे हो तो 400 इधर भी गुणा कर लीजिए। जब 400 से आप गुणा करेंगे तो काटिए, 0 0 कट गया। 25 से काटेंगे इसको, 25 नवा 225 और 25 सोलहियाँ कितना होता है? 400। ठीक है, 25 सोलहियाँ 400 होता है। अब 9 इधर आ गया, 9 चौको 36, 16 चौको 64 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इधर अगला क्वेश्चन, जिन उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके पसंदीदा लेखक, जिन उत्तरदाताओं का कहना है कि उनके पसंदीदा लेखक ए है और जो कहते हैं कि उनके पसंदीदा लेखक बी है, वे कुल उत्तरदाताओं का कितना प्रतिशत गठित करते हैं? पिछला क्वेश्चन सेम ऐसे ही था। अब हमें ए और बी दोनों को मिलाकर बोला है, दोनों को मिलाकर कुल उत्तरदाताओं का कितना परसेंट है। कुल उत्तरदाता हमें तो 2250 मिला है, लेकिन ए और बी का हमें मिल जाए कि कितने ए और बी कितने मिलाकर हैं। तो ए और बी कितने मिलाकर हैं? ए 300, बी कितना है? 500। ए और बी, ए प्लस बी मिलाकर कितना है? 300 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 5 3 800, 800 हो जाएगा। ए और बी मिलाकर 800 हो जाएगा। ये बोला कि ए और बी मिलाकर पूरे सभी उत्तरदाताओं का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो उत्तरदाताएं कितने हैं आपके? 2250। ये 800 किसका? 2250 का। 2250 का कितना प्रतिशत है? तो गुणे 100%। 100%। देखिए 800 का 100 में गुणा है और 2250 का भाग है, मतलब 800 गुणे 100 भागे 2250 है। इसका मतलब यही होता है। कई लोग ये करते हैं कि इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 100 का इसमें गुणा कर देते हैं। तो प्रतिशत पूछा है इसीलिए 100% से गुणा कर रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा? काटिए, 0 से 0 कट गया। 25 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, 4 बार कटेगा। अब गुणा करोगे 8 चौको 32, 320 बटा 9%। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 320 बटा 9%। काटोगे आप तो आंसर क्या हो जाएगा? 320 बटा 9%। आप काटिए, 320 का 9% में भाग दीजिए, 320 में 9 का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 9 त्रिक 27, 3 बार गया, बचा क्या आपका? 5 बचा, 5 बचा। 9 त्रिक 27, 27 5 32 होता है। 5 बचा, 5 और फिर 0 बचा, 50 बचा। 50 में 9 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 पचे 45, 35 सही, 5 बटा 9% आपका आंसर हो जाएगा कि जो ए और बी मिलाकर है, ए और बी मिलाकर पूरी संख्याओं का, पूरे उत्तरदाताओं का कितना परसेंट है? तो ए और बी मिलाकर पूरे उत्तरदाताओं का 35 सही 5 बटा 9% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 सही 5 बटा 9% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से बस समझते रहिए, ध्यान से बस देखते रहिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको आप अपने से कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है। अभी थोड़ा सा और बढ़िया एक क्वेश्चन और इसी टाइप करवाते हैं, फिर आप चलते हैं। इसको समझाने के बाद आपको पढ़ाएंगे डायरेक्ट जो है ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ देखिए, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन आपने कर लीजिएगा। इसमें दिया क्वेश्चन में कि एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग के एक रिपोर्ट के तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का पाई चार्ट उस कंपनी के सभी विभागों में स्थित कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कर्मचारियों की संख्या दिया हुआ है, मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की संख्या दिया हुआ है। ए आपके कंपनी ए में 60 कर्मचारी, बी में 60, सी में 30, डी में इतना, ई में इतना 150, एफ में 30 और जी में 120। इसको आप कर लीजिएगा अपने से। इसके अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कर्मचारियों की अधिकांश संख्या करवा चुका हूँ। कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या करवा चुका हूँ। सबको जोड़ लीजिएगा, लाख में बताना, लाख में कितने लाख कर्मचारी होंगे। ठीक है, जिन विभाग का बी केंद्रित करता है, विभाग बी का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है औसत से रिलेटेड, इसको मैं बता के फिर ये आप अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, ये डी है, डी 90 है, सी 30 है,
ये 60 है, ये 60 है, ये 120 है, दिख नहीं रहा होगा इसलिए लिख रहा हूँ, 30 है और ये 150। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। ठीक है, यही सब है, आप अपने से देख लीजिएगा इसको। ये तीनों क्वेश्चन तो आप लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बस भाषा, मैथ आपकी भाषा होती है, एडवांस को छोड़ के जितना भी आपका अरिथमेटिक होता है वो सब भाषा का खेल होता है। बस भाषा ध्यान से देखिएगा क्या है। अगर इस कंपनी के कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 20,000 रुपये है, औसत मासिक वेतन 20,000 रुपये है, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या है, सोच के बताइए एग्जैक्ट मतलब इसका क्या है। औसत मासिक वेतन 20,000 रुपये है, इसका मतलब जितने भी कर्मचारी हैं, देखिए कंपनी की औसत मासिक वेतन 20,000 रुपये है। औसत मासिक वेतन का मतलब क्या होता है, मैंने जब आपको पहला लेक्चर इसमें दिया था तो उसमें बताया था औसत होता क्या है। औसत देखिए होता क्या है, जैसे मैं बोलूँ कि औसत मासिक वेतन, इसने बोला 20,000 रुपये, मतलब सभी कर्मचारी कम से कम 20,000 रुपये सबको बराबर बराबर भागों में बांटा है। इसका मतलब यही है कि सबको 20,000 रुपये दे दिया गया है। अब मैं बोलूँ कि सबको 20,000 रुपया दिया गया है तो कितना रुपया मिलकर आएगा, तो आप कहोगे जितने भी कर्मचारी हैं सबको 20,000 रुपये दे दीजिए, तो एक कर्मचारी होगा तो 20,000 रुपया, दो कर्मचारी होगा फिर 20,000 रुपये, 40,000 रुपया, तीन कर्मचारी हैं कितने, तो आप कहोगे सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ के कितने कर्मचारी आएंगे, 60, 30, 90, 9, 5, 14, 150, 30, 100, 60, 540, कितने कर्मचारी आ गए, 540। जोड़ लीजिएगा 540 ही आएगा। 9, 6, 15, 150, 1.5, 300 और 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 12, 24, 300 और 250, 40, कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। 540 कर्मचारी हैं, 540 कर्मचारी हैं। उसने बोला है कि प्रत्येक कर्मचारियों की औसत, पूरे कर्मचारियों की औसत मासिक वेतन कितना है, 20,000 रुपया। मतलब हर कर्मचारी कितना कितना रुपया पाएगा, 20,000 रुपया। तो मैं बोलूँ कि पूरा रुपया कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे एक कर्मचारी 20,000 पा रहा है तो 540 कर्मचारी 20,000 से गुणा कर लीजिए, 20,000 से गुणा कर लीजिए, ये आपके पूरे रुपया आ जाएगा, कर्मचारियों को मिलने वाला रुपया आ जाएगा, कितना रुपया मिल रहा है। लेकिन उसने बोला है कि कर्मचारियों को दिए गए वेतन की कुल राशि क्या है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप गुणा कर लीजिए, 2 चौको 8, 2 पचे 10, अब जीरो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। इसने पूछा है कि पूरे कर्मचारियों को मिलने वाला जो रुपया है कितना रुपया है, लाख रुपए में बताइए, लाख रुपए में। ध्यान दीजिएगा कैसे लाख रुपया निकालेंगे। मैं इसको क्या बोल सकता हूं, तो आप गिनो गिनो कितना लाख रुपया हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, आप जो भी बोलोगे 1 करोड़ 8 लाख। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 करोड़ 8 लाख बोलोगे। लेकिन इसने बोला है कि लाख रुपए में बताइए कितना रुपया है, तो आप क्या बोलोगे, 108 लाख रुपया है। कितना है, 108 लाख रुपया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 108 लाख रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 108 लाख रुपया। रुपया गिनेंगे कैसे, पहले इसने बोला है कि मासिक वेतन 20,000 रुपया, सभी को 20-20 रुपया दे दीजिए। आप गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, गिनोगे तो 1,08,000 रुपया, 1 करोड़ 8 लाख रुपया आपका उनका मासिक वेतन। लेकिन इसने बोला है कि लाख में बताइए, लाख रुपए में बताइए, तो लाख रुपया कैसे गिनेंगे। अब आप इसको 10 करोड़ नहीं बोल सकते हो, 1 करोड़ 8 लाख बोलोगे, करोड़ उसने बोला है, करोड़ बोलना नहीं है, लाख में बोलना है, तो 108 लाख बोल दो, आपका आंसर हो जाएगा 108 लाख। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल है, अपना कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, सबसे कम कर्मचारियों की संख्या किस राज्य की है, देखिएगा, इसको पढ़ लीजिए फिर अपने से कर लीजिएगा, देख के ध्यान से करिएगा उसको। कंपनी के मानव संसाधन विभाग में एक रिपोर्ट पाया गया है, सभी कर्मचारियों को राज्य में दर्शाता है जिसमें संबंधित पाई चार्ट के रुपये में है। मतलब इसका क्या है, अब मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट आता हूँ। ए कितना है, 180 है, ए 180 है, बी 150 है, सी 180 है, डी
240 है, ई 60 है, एफ 120 है और ये कितना है 150 है जी। ठीक है, ये आपके सभी की रिपोर्ट दिया गया है। बस सबसे कुल कर्मचारियों कुल संख्या ये भी बता चुका हूँ, कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या बताना ये भी बता चुका हूँ, बी का जो है कितना कोण बनेगा ये भी बता चुका हूँ, ये अभी पीछे बता चुका हूँ। 20,000 था, यहाँ 25,000 दे दिया है, ये अपने से लगा लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल है, इसको भी आप लगा लीजिएगा। ये भी बता चुका हूँ, दूसरा सर्वाधिक कुल व्यय किराया पर कितना डिग्री, और ये भी बता चुका हूँ जो पहला क्वेश्चन बताया था कि बिक्री और विपणन पर किया जाने वाला व्यय कुल व्यय का कितना परसेंट है। बिक्री और विपणन जोड़ लीजिएगा, बिक्री और विपणन जोड़ के कुल व्यय को जोड़ लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, 100% से गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा कि बिक्री और विपणन पर जो किया जाने वाला व्यय है कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। आप बिक्री और विपणन को जोड़ लीजिएगा और पूरे व्यय को जोड़ लीजिएगा। बिक्री और विपणन के व्यय में पूरे व्यय से भाग करके 100% से गुणा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कितने प्रतिशत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको देखिएगा। इसको पढ़ के अभी आधा पौन घंटा का ये आधा 40 मिनट का ये रहेगा आपका, 40 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका पाई चार्ट बताऊंगा कि होता क्या है, सॉरी ग्राफ बताऊंगा कि होता क्या है। ठीक है, ग्राफ पे आएंगे इसी करने के बाद। निम्न वित्त आरेख में एक परीक्षा में विभिन्न विषयों के अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या 500 है, अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या 500 है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल संख्या 500 है। तो इसका अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब क्या है कि ये छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है जो अनुत्तीर्ण हैं, जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनकी प्रतिशत दर्शाया गया है। विज्ञान में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्र हैं, 32%, गणित में 30%, भाषा में 36%, अन्य में 2%। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी प्रतिशत और प्रतिशत आएगा तो सबका योग 99% आपका 100% ही मिलता है। और अगर कोण में बोले तो कोण अगर ये बना रहा है तो 360 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, सबका योग 360 डिग्री होता ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आप जोड़ेंगे 32, 36, 30 और 2 तो आपका 100% ही आएगा। जोड़ के देखिए 30, 30, 60, 30, 3, 90, 6, 2, 8, 2, 10, 100% आपका आ गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपके 100% का मान कितने लोग अनुत्तीर्ण हैं, 500। तो आप पहले ही निकाल के बैठिएगा कि 100%। अगर मैं बोलूं कि विज्ञान में कितने लोग फेल हैं, लोगों की संख्या पूछे तो कैसे निकालेंगे। 100% पूरा विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण है वो 100% है, 100% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, उसी का मान दिया हुआ है 500, उसी का मान दिया हुआ है 500। मतलब 100% का मान कितना है, 500 है। 100% का मान कितना दिया हुआ है, 500। तो 1% का मान कैसे निकलेगा भाई, 100 से इधर भाग दे दो तो 100 से इधर भी भाग दोगे, 1% का मान कितना आ जाएगा, 500/100। 500/100 काटोगे तो 1% का मान निकल कर आएगा 5। ये आपको पता रहना चाहिए कि 1% का मान 5 है। तो मैं पूछूं कि विज्ञान में कितने लोग फेल हैं, तो विज्ञान में 32% लोग हैं। एक आम का दाम 5 है तो 32 आम का दाम कैसे निकलेगा, 32 से गुणा कर लेंगे। भाई 100 आम का दाम 500 है तो मैं बोलूँ कि 32 आम का दाम कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे एक आम का दाम निकाल लीजिए, एक आम का दाम 500/100 हो जाएगा। 32 आम का दाम 32 से गुणा कर लेंगे, वही आपका। इतना कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपका लगेगा। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या व अन्य विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कुल संख्या से कितनी कम है। तो उसने बोला है कि विज्ञान में अनुत्तीर्ण, यहाँ पे हम पहले जो पिछला अभी बताए हैं 1% बराबर 5 लिख देते हैं। 1% बराबर 5 विद्यार्थी, मतलब 1% में 5 विद्यार्थी, उसको हल करके मैंने निकाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, मैं बोलूँ कि विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो आपको विज्ञान में 32% लोग फेल हुए हैं। तो 32% का मान कैसे निकलेगा,
तो आप कहोगे 1% का मान 5, तो 32% का मान कितना होगा? जब 32 का इधर गुणा किए हो तो 32 का इधर भी गुणा कर दो, गुणे 32, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 32% का मान 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16। 160 लोग विज्ञान में फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, इसका यही कहने का मतलब है। आगे देखिए, अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या से कितनी कम है? देखिए इसका दो तरीका लगाने का, डायरेक्ट भी एक लगाने का बताऊंगा अभी, लेकिन बस भाषा पहले समझिएगा कैसे लगा रहे हैं। इसने बोला है कि जो विज्ञान में जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो विज्ञान में छात्र फेल हुए हैं, वो पूरे अन्य 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 का मतलब पूरा नहीं, विज्ञान को छोड़ के अन्य सभी विषयों से कितना कम है? तो अन्य सभी विषय 30 है, 36 है, 2 है, ये अन्य सभी विषय बचे हुए हैं, मतलब कितना परसेंट बचा हुआ है? तो आप कहोगे 78% बचा हुआ है, 68%, 78 नहीं 68%। 100% पूरा था, 32% तो खत्म हो गया, तो 68% आपका और बचा हुआ है। 68% से ये कितना कम है? 160 विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्र हैं, और अन्य सभी विषयों में कितना अनुत्तीर्ण छात्र है वो निकाल ले। अन्य सभी विषयों में कितना अनुत्तीर्ण छात्र हैं? तो अगर गणित का मान मैं पूछूं, गणित में बस ध्यान से देखिएगा, सिंपल है, इसको समझिएगा, फिर डायरेक्ट कैसे लगाएंगे वो बताएंगे। विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्र कितने? 160 है। अब मैं बोलूँ गणित में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो आप कहोगे 30%। तो 30% का मान कैसे निकालोगे? 30 गुणे 5 कर दोगे, 150 गणित में फेल हुए हैं। ठीक है, मैं बोलूँ कि भाषा में कितने लोग फेल हुए हैं, तो आप कहोगे भाषा में यहाँ 36% दिया हुआ है, 1% का मान 5, तो 36% का मान 36 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 6 25 30, 5 6 30, 5 3 15, 5 6 30, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 180। भाषा में कितने लोग फेल हुए हैं? 180। अन्य में अगर बात करें, अन्य की बात करें हम, अन्य 2% है, 2%, अन्य 2% है, तो 2 गुणे 5 बराबर 10। आप सबको जोड़िएगा, 150, 180, 10 और 160 पूरे मिलाकर आपको 500 आएगा। जोड़ के देखिएगा, 10, 180 और 150 और 60 जोड़ के देखिएगा, आपका पूरा मिलाकर कितना आएगा? 500 आएगा। जोड़ के देखिए, 100, 200, 300, ठीक है, 5 6 5 11 और 11 9 200, 3 2 500, आपका हो जाएगा 500 विद्यार्थी। ठीक है, अगर वो पूछता क्वेश्चन में कि गणित में कितने लोग फेल हुए हैं, तो आप कहोगे 150। अगर पूछता कि गणित में कितने % फेल हुए हैं, तो आप कहोगे 30%। अगर वो पूछता विज्ञान में कितने प्रतिशत फेल हुए, तो आप कहोगे 32%। लेकिन पूछेगा विज्ञान में कितने लोग, कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो आप कहोगे 160। ठीक है, अगर वो पूछता भाषा में कितने % फेल हुए हैं, तो 36%। लेकिन कितने लोग फेल हुए हैं, तो आप कहोगे 36 गुणे 5 180। ठीक है, अगर वो बोलता अन्य में कितने लोग फेल हुए हैं, तो आप कहोगे 2 गुणे 5 10 लोग फेल हुए हैं, सबको जोड़ोगे तो 500 आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिएगा, आप ये भाषा में बोला है कि विज्ञान में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों के मिलाकर छात्रों से कितने %, कितना कम है, कितना कम, प्रतिशत नहीं पूछा, कितना कम है। तो अन्य का जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे आप 8 5 13, 0 और 3। भाई यही तो अन्य है, विज्ञान वो है, ये अन्य है, विज्ञान वो है, तो आप 0 0 0 आपका हो जाएगा। 8 5 13, 1 2, 8 5 13 1 14, 100 200, 8 5 13 1 14 कितना हो जाएगा? 0 14 और 3, 340 हो जाएगा। 340 में से ये बोला है कि अन्य सभी विषय आपके, अन्य सभी विषयों में फेल होने वाले की संख्या कितनी है? 340। 340 में से 160 घटाएंगे, तो 340 में से 160 घटा लीजिए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 0 से 0, 0 में से ये गया 8, 8 6 14, 180, 280, 180, ठीक, 8 6 14, 2 1 3, 180। कितना कम है, कितना कम है, तो कितना कम है? 180 कम है। ठीक है, घटा लेंगे 180 आ जाएगा, तो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा? 180। ये तो रहा समझाने का तरीका,
लेकिन करेंगे कैसे ये समझिएगा, बस ध्यान दीजिएगा करेंगे कैसे। इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटाता नहीं हो सिर्फ अभी आएगा क्वेश्चन, आगे आ जाएगा तो आप बता देंगे, जल्दी जल्दी समझ आएंगे कैसे होगा। देखिए करेंगे कैसे समझिएगा। जब इसने बोला है कि विज्ञान में जो छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वे अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों से कितना कम है, तो जब पूछा है 32% किससे कितना कम है, इन तीनों को मिलाकर कितना परसेंट होगा, आप कहोगे 68%। 68%, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। 68%। अब मैं बोलूं कि 68% 32% से कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 32%। घटा लीजिए 68% 32% से कितना ज़्यादा है तो घटा लीजिए, मतलब 32% 68% से कितना कम है, तो 68 में से 32 घटा लीजिए, तो आपका निकल कर क्या आएगा 6 और 3 36%। 36%, ठीक है, 36% कम है। विज्ञान में जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं वे अन्य सभी विषयों को बोलता तो 100% में से घटाते, लेकिन अन्य से बोला है तो अन्य कितने मिलाकर है 68%। 68% 32% से कितना ज़्यादा या 32% 68% से कितना कम है, कितना कम है 36%। 36% का मान बताना है, 1% का मान 5, तो 36% का मान, 1 आम का दाम 5 तो 36 आम का दाम 36% गुणे 5, उत्तर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। कितना कम है तो 180 आ जाएगा। डायरेक्ट आप निकालेंगे 68% में से 32% घटाएंगे, 68% में से 32% घटाएंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 36%। 36% का मान संख्याओं में पूछेगा तो 36 गुणे 5 कर देंगे, 180 संख्या हो जाएगी कम, 180 कम होगी। विज्ञान के छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों से मिलाकर 180 कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन छात्रों की संख्या कुल कितनी है जो गणित भाषा या नहीं रहेगा, तथा रहेगा यहाँ पे, तथा विज्ञान में उत्तीर्ण नहीं हो सके। उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो गणित भाषा तथा विज्ञान में उत्तीर्ण नहीं हो सके। मतलब भाषा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा भाषा ध्यान से। उसने बोला है गणित भाषा तथा विज्ञान में उत्तीर्ण नहीं हो सके, मतलब फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आप चेक करेंगे गणित भाषा तथा विज्ञान में कितने प्रतिशत लोग उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, मतलब अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। तो आप कहोगे 32, 30, 36, 98% लोग इन तीनों विषयों में मिलाकर उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। 98% लोग इन तीनों विषयों में मिलाकर उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, मतलब अनुत्तीर्ण हुए हैं। 98% का मान पूछा है तो 1% का मान, ये पहले का उत्तर है। 98% का मान कैसे निकलेगा, 1% का मान 5, तो 98% का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 × 40, 5 × 9 45, 45 × 4 49, 490 लोग ऐसे हैं, 490 लोग ऐसे हैं जो आपके फेल हुए हैं, उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। 490 लोग ऐसे हैं जो आपके दोनों भाषा में, जो तीनों भाषाएं दी हुई हैं उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, मतलब अनुत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण नहीं हुए हैं मतलब अनुत्तीर्ण हुए हैं। यही आपका क्वेश्चन पूछने का मतलब था। देखिए अन्य सभी लोग ये पूछा क्वेश्चन में, उन छात्रों की संख्या गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की, अच्छा वो तो दूसरा क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का उत्तर 490 आएगा, तीसरे का उत्तर 490 आएगा। मैं दूसरे वाले का भी बताया ही नहीं, तीसरे का उत्तर 490 आएगा। उत्तीर्ण नहीं हुए उसका मतलब पूछा है, मतलब अनुत्तीर्ण हुए। 98% का मान पूछा है, 1% का मान 5, तो 98% का मान कितना हो जाएगा 98 गुणे 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन केंद्रीय कोण का मान पूछा है। गणित में केंद्रीय कोण का मान पूछा है। अब गणित वाला कैसे निकालेंगे, इसको सब मिटा देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। चौथा वाले में गणित में छात्र संख्या भाषा में छात्रों संख्या से कितनी कम है,
ठीक है, गणित में छात्र, ठीक है, सब मिटा दे रहे हैं। बस हमें ज़रूरत की चीज़ वही है, क्या है, 1%। 1% का मान कितना है, 5। 1% का मान 5 है। पहले का उत्तर 180 आया। दूसरे का भी बता रहे हैं, तीसरे का उत्तर हमने निकाला है 490। तीसरे का उत्तर 490 निकाला है। पहले का उत्तर 180, दूसरे का उत्तर 490, तीसरे का उत्तर 490। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा केंद्रीय कोण का मान पूछा है, केंद्रीय कोण का मान पूछा है। तो मैं बोलूँ गणित में उत्तीर्ण छात्रों को केंद्रीय कोण का मान बताना है। ये पूरा मिलाकर 360 डिग्री है और ये पूरा मिलाकर है कितना, 100% है, 100%। मतलब 100% का मान 360 डिग्री दिया हुआ है। 100% का मान 360 डिग्री, तो 1% का मान कितना हो जाएगा। जब 100 से इधर भाग दियो तो 100 से इधर भी भाग दोगे, 1% का मान आकर निकल के आ जाएगा आपका 36/10। लिख लो, आप दशमलव में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्वेश्चन पूछा है कि गणित में कितने लोग हैं, आप कहोगे 30% का मान पूछा है। भाई 100% का मान 360 डिग्री, तो 30% का मान निकालना है। गणित 30% है, कैसे निकालोगे, पहले 1% का मान निकालोगे। 100 आम का दाम 360 है, 30 आम का दाम कैसे निकालोगे, तो पहले 1 आम का दाम निकालोगे। 1 आम का दाम 360/100 करोगे तो 0 0 कट जाएगा, 36/10 आ गया। तो 30% का मान 30%, 30 गुणा इधर 30 का किए हो तो गुणा इधर भी 30 का करोगे, 30 का 0 0 कट जाएगा, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 108 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। 108 डिग्री का कोण बनाएगा दूसरा वाला। ठीक है, गणित विषय का अनुत्तीर्ण छात्रों का केंद्रीय कोण का मान कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भाषा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है। तो कुछ करना नहीं, अलग अलग भी निकाल कर सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट प्रतिशत निकालना बता रहे हैं। गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो गणित में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, गणित में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। एक एक क्वेश्चन लगवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा वाला क्वेश्चन, चौथा वाला, गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भाषा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है। एग्जैक्ट मान पूछा है, प्रतिशत पूछता तो आप घटा देते, लेकिन एग्जैक्ट मान पूछा है। अब मैं बोलूं कि गणित में अनुत्तीर्ण छात्र कितने परसेंट है, तो आप कहोगे 30% है। गणित में 30% है। अब उसने बोला भाषा में अनुत्तीर्ण छात्रों से कितना कम है, भाषा में कितने अनुत्तीर्ण छात्र हैं, आप कहोगे 36%। तो मैं बोलूं कितना कम है, तो आप कहोगे 4%। अब 4% प्रतिशत में पूछता तो 4% उत्तर, लेकिन उसने एग्जैक्ट मान पूछा है कितना कम है, कितना कम है। तो 4% का मान हमें बताना है कितना कम है। तो 1% का मान, 1% का मान 5 है, तो 4% का मान 4 गुणे 5, 4 5 20, 20 कम है। गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भाषा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है, तो आप कहोगे 20 कम है। उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गणित व भाषा में अनुत्तीर्ण कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है। बहुत सिंपल, ये तो पूछ दिया। गणित व भाषा में अनुत्तीर्ण कुल छात्रों का प्रतिशत, संख्या पूछता तो गणित और भाषा को जोड़ लेते। गणित आपका कितना है 30 और भाषा कितना है 36, कुल मिला जुला के 66% आपका होगा। 66% इसका उत्तर है। प्रतिशत में ही पूछा है, 66% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रतिशत में ही पूछा है तो प्रतिशत आप निकाल सकते हो। ठीक है, 66% आपका आंसर हो जाएगा। अगर संख्या पूछता तो 1% का मान 5, तो 66% का मान 66 गुणे 5 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा। देखिए पढ़ दे रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ। इसमें दिया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कोलकाता के 1400 कर्म अधिकारियों के लिए परिवहन माध्यमों को दर्शाया गया है।
चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये क्या है? रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी 36%, बस 20%, बस से जाने वाले अधिकारियों की संख्या, बस से जाने वाले अधिकारियों की संख्या 20% है, रेलगाड़ी से 36% है। कार से जाने वाले अधिकारियों की संख्या 21% है, कार से। और दुपहिया वाहन से जाने वाले अधिकारियों की संख्या 15% है, और मेट्रो में जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितना परसेंट है? 8% है। तो क्वेश्चन पूछा है परिवहन माध्यमों के रूप में प्रयुक्त दुपहिया वाहन और करों का अनुपात, तो अनुपात पूछा है। मैं पढ़ा चुका हूँ अनुपात समानुपात कैसे लगाएंगे। अनुपात समानुपात का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है सब बता चुका हूँ पहले वाले टॉपिक में आपका, कि अनुपात समानुपात में कितना क्या होता है। अनुपात समानुपात देखिए, इसको लगा लीजिएगा कि इसका अनुपात रेलगाड़ी परिवहन माध्यमों में प्रयुक्त दुपहिया वाहनों और करों का अनुपात, दुपहिया वाहन और कार है, कर लिख दिया है, कारों का क्या अनुपात होगा? तो दुपहिया वाहन और कार 15%, आप चाहे 1400 में का 15% निकाल कर और 1400 का 21% निकाल कर दोनों को भाग देकर लगाएंगे तब भी वही अनुपात आएगा जो प्रतिशत में करके अनुपात आता है। मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ कैसे होगा, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन इसको बता दे रहा हूँ, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। देखिए परिवहन में, अच्छा पूरा मिलाकर 100% है, 100% साधन है और कितने अधिकारी हैं? 1400। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? आप कहोगे 14। इतना तो पहले निकाल लेना है आपको, ठीक है। आप जोड़ना 100% सब आएगा। अब इसने बोला परिवहन माध्यमों के रूप में प्रयुक्त दुपहिया वाहन और करों का अनुपात क्या है? करों का अनुपात क्या है? मतलब दुपहिया वाहन से कितने अधिकारी जाते हैं और कारों से कितने अधिकारी जाते हैं, दोनों की संख्या निकालिए और दोनों का अनुपात करिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले डिटेल में बताते हैं कैसे निकालेंगे, फिर शॉर्ट में भी बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। दोनों का उत्तर सेम आता है। जैसे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे दुपहिया वाहन, किसका दुपहिया वाहन? 1400 100% का मान 1400, तो 1% का मान 14, ठीक है। तो दुपहिया वाहन कितने परसेंट है? 15%। 1% का मान 14, तो 15% का मान गुणे 14, ठीक है। ये दुपहिया वाहन हो गया, दुपहिया वाहन। अनुपात का मतलब मैंने बताया था A अनुपात B, A अनुपात B अगर लिखा हो तो इसका एग्जैक्ट मात्रा क्या होता है? A भागे B, ठीक है। यही इसका मतलब होता है। मतलब 15% अनुपाते कितना परसेंट? कार 21% है। अनुपाते का मतलब भागे 21% का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 21 गुणे 14। ये हो जाएंगे आपके कारों। ये भी तो अनुपात हुआ, ठीक है। दुपहिया अनुपाते कार। अब देखो 14 से 14 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, तो बचा क्या है? 15 और 21 बचा है। जब 15-21 को ही काटना है तो इतना करने की जरूरत क्या है? आप डायरेक्ट काट सकते हो कि 15 अनुपात 21 काट दोगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। आंसर क्या हो जाएगा? 5 अनुपात 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 अनुपात 7 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ियों से जाने वाले अधिकारियों तथा कार से जाने वाले अधिकारियों की संख्या में अंतर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज क्या दिया हुआ? रेलगाड़ियों से जाने वाले अधिकारियों की संख्या का परसेंटेज 36%। रेलगाड़ी में जाने वाले अधिकारियों की संख्या का परसेंट 36%, और कार आपका 21%। दोनों का अंतर कितना है? 15%। 1% का मान 14, तो 15% का मान 14 गुणे 15 आपका आंसर हो जाएगा। 14 गुणे 15 आपका आंसर हो जाएगा, यही, ठीक है। देखिए कैसे लगाएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, बोला है कि रेलगाड़ी से जाने वाले अधिकारियों की संख्या तथा कार से जाने वाले अधिकारियों की संख्या का अंतर कितना है। तो डायरेक्ट आप या तो 1400 का
36% निकालिए, फिर 1400 का 21% निकालिए, तब भी लगा के उत्तर लगाएंगे, अंतर आएगा जो वो सेम आएगा जो ऐसे करने पे आएगा। मैं बोलूँ कि रेलगाड़ी कितने परसेंट है, आप कहोगे 36%। कार कितने परसेंट है, तो आप कहोगे 21%। दोनों का अंतर कितना परसेंट आया, आप कहोगे 15%। तो 15% ये तो परसेंट में आया, लेकिन एग्जैक्ट मान पूछता कि कितने अधिकारी हैं तो 15% गुणे 14 कर देते, आप आंसर हो जाएगा 15% में 14 का गुणा कर देंगे तो आपका 1% का मान 14 है, तो 15% का मान कितना होगा, 15 गुणे 14। ठीक है, तो 14 पचे 70, तो उत्तर क्या हो जाएगा 14 पचे 70, 14 एक कम 14, 14 6 20 एक 21, आपका क्या हो जाएगा 210, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेट्रो रेल से कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है। मेट्रो 8% है, 8%, 1% का मान 14, तो 8% का मान 8 गुणे 14, आपका आंसर हो जाएगा 14 बटे 112। अगला क्वेश्चन देखिए, कार से कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है। कार 21% है, तो 1% का मान 14 है, तो 21% का मान कितना हो जाएगा, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 28 एक 29, आपका आंसर हो जाएगा 294। देखिए ये आपका वृत्ताहार एक बहुत डिटेल में मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, जितना है बस इतना समझ लीजिएगा। इसको आप पढ़ लेंगे तो इससे जो है आपका ग्राफ मजबूत रहेगा। ये पूछेगा नहीं, लेकिन इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए। हो सकता है पूछ दे, लेकिन पूछेगा नहीं। तो इसको जब आप जानते रहेंगे तो ग्राफ पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ग्राफ का वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा, उस ग्राफ का वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा और बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। पहले इजी बताऊंगा, फिर मॉडरेट बताऊंगा, थोड़ा सा हाई लेवल लेके जाऊंगा। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।